हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यार एक बार फिर से आप सभी के सामने आ गया हूं एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेके, जिसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरटीएल इंजीनियरिंग के बारे में। तो यार मच अवेटेड था, बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आए थे एनालॉग डिजाइन के बाद कि यार हमें आरटीएल डिजाइन के बारे में बताऊं। तो यार इस वीडियो को पूरा देखो और मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में कि डिजिटल डिजाइन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि डिजिटल डिजाइन के बाद देखेंगे ये आरटीएल क्या होता है एग्जैक्टली, यार ये आरटीएल आता कहाँ से है और इसको आरटीएल क्यों बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आरटीएल इंजीनियर जो है वो क्या करते हैं, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है। फिर देखेंगे आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो यार इस आरटीएल इंजीनियर के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपको फोकस करना है, और हाँ इंटरव्यूज में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। और फिर कंपनीज कौन कौन सी काम करती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर जॉब वॉब अप्लाई करोगे तो पता तो होना चाहिए कौन कौन सी कंपनीज काम करती हैं। और उसके बाद बात करूंगा सैलरीज की, कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत बड़ा रेंज है, अगेन आपको पता ही है। और सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जी हाँ वो है, मैं दो ऐसे नाम बताने वाला हूं जिनको आप ऐसे फॉलो करोगे, उनकी पूजा करोगे तो यार बहुत ही अच्छे आरटीएल इंजीनियर बन जाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो अंत तक देखो ताकि यार आपको बहुत मस्त वाला आरटीएल इंजीनियर बनने में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो यार वीडियो अंत तक देखो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमने वीएलएसआई के वीडियो में देखा था, वीएलएसआई इंजीनियरिंग के वीडियो में, उसमें सबसे पहले देखा था हमने एनालॉग डिजाइन इंजीनियर, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी जाके देखो आप, बट इस वीडियो के बाद ऑफकोर्स। उसके बाद हमने देखा था कि एनालॉग डिजाइन तो अलग होता है, बट डिजिटल डिजाइन जब हम करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो इंजीनियर आता है आरटीएल इंजीनियर। तो यार ये आरटीएल इंजीनियर को हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि डिजिटल डिजाइन क्या होता है, डिजिटल डिजाइन करते कैसे, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं। तो यार एनालॉग डिजाइन में हमने देखा था कि सर्किट को लिया है, उसको पूरा ब्रेक डाउन किया है, पूरे ट्रांजिस्टर लेवल पे गए हैं और वहां पे उसका स्कीमेटिक बनाया है, उसकी साइजिंग की है, फिर उसको सिमुलेट किया है और वेरीफाई किया है, एंड देन बैक एंड प्रोसीजर्स एज यू ऑल नो। बट यार डिजिटल डिजाइन में भी हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास कोई सब सर्किट है, उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे और उसको एकदम ट्रांजिस्टर लेवल पे जाके हम डिजाइन कर सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं है। डिजिटल डिजाइन में हम क्या करते हैं, मॉडलिंग करते हैं एक्चुअली। तो मॉडलिंग क्या होता है ये हम जानेंगे कि यार मॉडलिंग क्या होता है। तो मॉडलिंग मॉडल से बना है, ठीक है। तो मॉडल तो आप सबको पता ही है ना, वो फैशन शोज में मॉडल्स वगैरह जाते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्टाइल रिप्रेजेंट करते हैं, क्लॉथिंग रिप्रेजेंट करते हैं, शूज रिप्रेजेंट करते हैं, बैग्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही मॉडलिंग का मतलब क्या है। यहाँ पे अगर हम डिजिटल सर्किट्स को मॉडल कर रहे हैं तो मतलब क्या है, वो जो मॉडल्स हैं वो एक डिजिटल सर्किट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मॉडल क्या होता है, ये कोड होता है। तो बेसिकली हम एक कोड लिखते हैं जो कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है डिजिटल सर्किट का। ठीक है, तो हम ऐसा क्यों करते हैं ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक डिजिटल डिजाइन का फ्लो क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सपोज कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लो कि आपको एक सीक्वेंस डिटेक्टर बनाना है, बहुत ही फेमस एंड इजी है तो इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत लोगों के लिए नया है तो टेंशन मत लो। तो सबसे पहले अगर मैं प्रॉब्लम लेता हूँ कि आपको एक सीक्वेंस डिटेक्टर बनाना है, सपोज 100 सीक्वेंस डिटेक्ट करना है। तो सीक्वेंस डिटेक्टर क्या होता है, ये एक ऐसा ब्लैक बॉक्स समझ लो सर्किट है जो कि क्या करेगा, इधर से स्ट्रीम बिट्स आते रहेंगे 1010111000 ऐसे आते रहेंगे, और जैसे ही उसको बीच में 100 दिखा आउटपुट में क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। फिर अगेन 100 दिखा, फिर से बंद कर देगा। सिंपल है, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एफएसएम बनाते हैं, ठीक है, फाइनाइट स्टेट मशीन। तो आपको नहीं पता एफएसएम क्या है तो प्लीज परेशान मत हो, थोड़ा सा अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो थोड़ा सा हायर लेवल कॉन्सेप्ट है, बट भाई आपका तो है ही बताने के लिए। तो यार एफएसएम कुछ नहीं है, आपने सी वगैरह तो सबने पढ़ा होगा। तो सी में क्या है, हम कोई भी कोड लिखने से पहले क्या करते हैं, उसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कि पहले स्टार्ट होगा, फिर ये कंडीशन आएगा तो ऐसा करो, वो कंडीशन आया तो वैसा करो। तो यार एफएसएम भी यही है। उसमें क्या, हम कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ना स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं कि ये स्टेट्स हैं इस प्रॉब्लम के। तो अब ये स्टेट से ये स्टेट में जंप करना है तो ये कंडीशन चाहिए, वो स्टेट से वो स्टेट में जंप करना है तो ये कंडीशन चाहिए, और आउटपुट में क्या कंडीशन चाहिए, ऐसे हम बस डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली एक तरह का फ्लो चार्ट है, एक एल्गोरिथमिक
वे है रिप्रेजेंट करने का अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो यार आपने ये एफएसएम डिजाइन कर लिया जिसको हम बोलते हैं स्टेट डायग्राम, ठीक है, इसको हम स्टेट डायग्राम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटल डिजाइन। तो यार स्टेट डायग्राम हम सबसे पहले बनाते हैं, उसके बाद क्या हो जाती है, चीजें आसान हो जाती है समझने के लिए। एक बार हमारे पास स्टेट डायग्राम बन गया ना, उसके बाद हम एक्साइटेशन टेबल, ट्रूथ टेबल और जो मिनिमाइजेशन टेक्निक्स हैं जैसे कि आपका बुलियन अलजेब्रा या फिर के मैप या फिर पिंस मैकलेक्सी मेथड्स, ये सब यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक सर्किट बना सकते हैं। सर्किट इन से एक ब्लॉक लेवल सर्किट बना सकते हैं रजिस्टर्स और कुछ कॉम्बिनेशन लॉजिक लेके, ठीक है। तो वो हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद वो जो सर्किट्स जो बने हमारे पास, रजिस्टर्स, फ्लिप फ्लॉप्स एंड रजिस्टर्स, फ्लिप फ्लॉप्स, दे आर ऑल सेम। तो फ्लिप फ्लॉप्स एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक के साथ अब क्या है, फ्लिप फ्लॉप से किससे बने, गेट से ही तो बने हैं, और कॉम्बिनेशन लॉजिक तो गेट से बने ही है। तो उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं गेट्स के फॉर्म में, ठीक है। हम फ्लिप फ्लॉप्स को भी गेट से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो हायरार्की देखो कैसे है। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा एक स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम क्या करता है, उस सर्किट के बारे में बस जानकारी देता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे काम करेगा। इसलिए ये जो पूरी इंफॉर्मेशन, ये जो लेवल, वो इसको बोलते हैं बिहेवियरल लेवल, ठीक है। इस लेवल पे क्या होता है, हमें बस बिहेवियर के बारे में पता चलता है, ओके। उसके बाद हमने फर्दर सर्किट को डिजाइन करने के लिए नेक्स्ट स्टेप पे आए, तो वहां पे हम रजिस्टर्स और कॉम्बिनेशनल लॉजिक की बात करते हैं। इस लेवल को बोलते हैं हम डेटा फ्लो लेवल। तो इसमें हम डेटा, इस लेवल पे हमें जानकारी होती है कि डेटा कैसे फ्लो कर रहा है, किस रजिस्टर से फ्लो कर रहा है, किस कॉम्बिनेशनल लॉजिक रजिस्टर से कब फ्लो कर रहा है, तो इसके बारे में हमको जानकारी होती है इस लेवल पे। नेक्स्ट लेवल पे जब हम आए तो हम उन्हें गेट लेवल पे आए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गेट लेवल। तो गेट लेवल पे क्या, हमको गेट वाइज पूरी सर्किटरी के बारे में जानकारी होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक एक गेट को भी तो हम यहाँ ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। एक एक एंड गेट, नैंड गेट, जो भी गेट्स होंगे उसको भी हम ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो उसको बोलते हैं हम ट्रांजिस्टर लेवल, यानी और इन अ बेटर वे स्विच लेवल, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 तरह के ना एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स आ गए। इसको एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यार अब हमें करना है मॉडलिंग, ठीक है। ये सब हम मॉडलिंग के लिए तो कर रहे हैं। तो यार अब आप बोलोगे यार डिजिटल डिजाइन है, हमारे पास ट्रांजिस्टर लेवल सर्किटरी है, एनालॉग डिजाइन में भी तो वैसे ही क्या था, ट्रांजिस्टर लेवल आया, स्कीमेटिक बनाया, हो गया। तो यार ये एनालॉग के लिए तो फिजिबल है, बट डिजिटल डिजाइन के लिए फिजिबल नहीं है। यार एक एक चिप में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर रहते हैं, 10 बिलियंस 20 बिलियंस ट्रांजिस्टर्स रहते हैं। यार एक एक ट्रांजिस्टर को बैठ के डिजाइन करने जाओ ना तो हो गया काम, बंटाधार हो गया, वो जमाने लग जाएंगे यार। आप इतने फास्ट मोबाइल प्रोसेसर्स ये सब आ रहे हैं, नहीं आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन वेरियस एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स पे हम मॉडल कर सकते हैं। और ये मॉडल कैसे करते हैं हम, ये मॉडल करते हैं हम कोड लिखते। और कोड किस, ये कोड क्या सी लैंग्वेज वगैरह नहीं रहता, ये HDL में लिखते हैं, हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। तो हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक वेरिलॉग और एक VHDL, ठीक है। तो या वेरिलॉग लिख सकते हैं, वेरिलॉग कोड लिख सकते हैं, या VHDL लिख सकते हैं। तो जनरली यार वेरिलॉग और VHDL दोनों काफी फेमस हैं, बट वेरिलॉग मैंने अभी तक अपने कॉलेज में या इवन कंपनीज में भी वेरिलॉग ही देखा है ज्यादातर यूज होते हुए। तो यार वेरिलॉग अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या, आप या तो आप बिहेवियरल लेवल का कोड डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, या तो आप डेटा फ्लो लेवल का कोड डायरेक्टली लिख सकते हैं, या तो आप ये गेट लेवल का डायरेक्टली कोड लिख सकते हैं, ट्रांजिस्टर लेवल या स्विच लेवल का लिख सकते हैं। तो यार स्विच लेवल का कोड लिखे तो मतलब है नहीं, इतने कौन एक एक ट्रांजिस्टर बैठ के कोड लिखेगा और ये इतने बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर का कोड लिखेगा। तो फिर मतलब क्या है कोड लिखने का, वही सर्किट सिमुलेट कर दो। तो यार इसको इजी बनाने के लिए, इसको फीजिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो बिहेवियरल लेवल है और जो डेटा फ्लो लेवल है उनका मिक्सचर करते हैं, ठीक है। बिहेवियरल लेवल में सिर्फ बिहेवियर के बारे में पता चलता है, कुछ भी खास मतलब ऑफ कोर्स पूरी जानकारी रहती है, बट सिर्फ बिहेवियर के बारे में पता चलता है। इट्स लाइक अ सी, ओके, कि इफ दिस कंडीशन ये होगा, इफ दैट कंडीशन वो होगा, ठीक है। तो पूरा सी टाइप का ही कोड है ये। उसमें बस हमको थोड़ा सा डेटा फ्लो का ना थोड़ा पिंच डालना रहता है, जिसके बाद हम, क्योंकि हमें रजिस्टर फ्लो, क्लॉक के बारे में भी थोड़ी जानकारी देनी रहती है। तो यार ये जो बिहेवियरल लेवल और डेटा फ्लो लेवल, इन दोनों का जो मिक्सचर है ना, बस यही RTL है, ओके। तो RTL क्या है, बिहेवियरल लेवल मिक्स विथ
सम अमाउंट ऑफ डेटा फ्लो लेवल, इन दोनों को मिक्स करके जो हम वेरिलॉग लिखते हैं कोड या VHDL में लिखते हैं कोड, वही हमारा RTL कोड हो जाता है। तो RTL बेसिकली क्या है, रजिस्टर ट्रांसफर लेवल। तो यार डेटा फ्लो में हमें पता है, डेटा इस रजिस्टर से उस रजिस्टर जाएगा, कैसे जाएगा, डेटा फ्लो के बारे में पूरा पता है। तो रजिस्टर्स में डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है और मिक्स विथ बिहेवियरल थिंग, ज्यादा हम डेटा फ्लो में ज्यादा नहीं जाते हैं, बिहेवियरल ज्यादा रहता है, डेटा फ्लो कम रहता है, तो उस दोनों को मिक्सचर को बोलते हैं RTL, रजिस्टर ट्रांसफर लेवल। तो यार RTL इंजीनियर क्या करता है, बस यही करता है। RTL इंजीनियर वो क्या करता है, बिहेवियरल मॉडल बनाता है, ठीक है, बिहेवियरल मॉडल बनाता है किसी भी सर्किट का। तो सबसे पहले स्टेट डायग्राम बनाता है, FSM बनाता है, और उसके बाद उसका वेरिलॉग में कोड लिखता है या VHDL में कोड लिखता है, और फिर उसको सिमुलेट करके देखता है। अब ये कोड कहाँ पे लिखता है, कौन सा टूल है, तो यार सबसे जो फेमस टूल है इसका वो है Xilinx ISE, ठीक है। Xilinx ISE बहुत ही फेमस है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये फ्रीली अवेलेबल है। उसके बाद आता है मॉडल सिमुलेशन के लिए, मॉडल सिम भी हम यूज करते हैं। उसके बाद सिनॉप्सिस का बहुत फेमस टूल है, डिजाइन कंपाइलर, केडेंस का भी टूल है, इनकाउंटर। बट यार ये सिनॉप्सिस, केडेंस ये सब ना थोड़े इंडस्ट्री लेवल महंगे हैं, पैसे वैसे बहुत देने पड़ते हैं। बट यार स्टूडेंट्स के लिए इसमें एनालॉग डिजाइन में यही थोड़ा ड्रॉबैक है कि स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं है फ्री में अवेलेबल। बट डिजिटल डिजाइन में यार ये जो Xilinx वगैरह का सॉफ्टवेयर है ये फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, Xilinx ISE वगैरह। तो यार इस पे प्रैक्टिस करो, वेरिलॉग कोड लिखो, अपने से डिजाइन स्टेटमेंट्स लो, उसको FSM बनाओ और वेरिलॉग लिखो, तो यार आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जॉब प्रोफाइल तो हो गया, अब हम बात करते हैं कि यार आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। तो यार सबसे पहले इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपको C पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इनिशियल डेज में ही। अगर आप शुरू में ही पढ़ाई स्टार्ट ही कर रहे हो इंजीनियरिंग में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो यार C पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि अगर आपने नहीं भी दिया तो इट्स ओके। बट यार प्रोग्रामिंग के लिए आपको अगर आगे जाके कोड ही लिखना है, तो प्रोग्रामिंग के लिए सबसे जो जरूरी नॉलेज है वो है एल्गोरिथमिक माइंड होना, एनालिटिकल माइंड होना, कि कैसे किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करते, तो वो वहां से आता है, C पढ़ने से आता है, तो उस पे ध्यान दो। और वैसे तो यार वेरिलॉग आप मतलब शुरू से भी चालू कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप बेसिक से भी चालू किया विदाउट C पढ़े हुए तो आ जाएगा समझ, बट C का थोड़ा बैकग्राउंड रहे तो बहुत इजीली स्विच होता है। उसके बाद आता है हमारे पास RC। यार आप VLSI में काम कर रहे हो ना, तो RC आपको आना ही चाहिए, बिकॉज कोई भी सर्किट VLSI में ना अल्टीमेटली RC पे जाके ही ब्रेक डाउन होता है, ओके। क्योंकि उसमें पैरासिटिक्स बहुत आते हैं। पैरासिटिक्स मतलब क्या, जो अनचाहे लोग हैं, जो फालतू के आ गए, तो यार ये आप ना चाहते हुए भी ना वो सर्किट में RC आते ही हैं, जिसके कारण से बहुत प्रॉब्लम भी होती है, तो हमें वो प्रॉब्लम्स एनालाइज करने पड़ते हैं। तो ये इसलिए आपको RC बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी RC अच्छे से करो, चार्जिंग डिस्चार्जिंग डीलेज ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ो। तो नेटवर्क में भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा RC के लिए। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आप VLSI में काम करने जा रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है मॉसफेट के बारे में ना A to Z आपको पता होना चाहिए। मॉसफेट कैसे काम करता है, मॉसफेट के अलग अलग सर्किट्स क्या है। उसके बाद डिजिटल डिजाइन यार ये तो ना मतलब इतना जरूरी है कि आप ये समझ लो कि अगर एक भी क्वेश्चन इसका जवाब नहीं दिया ना, यू आर रिजेक्टेड। ये बेसिक है, डिजिटल डिजाइन इसका एकदम फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। आप कहीं भी इसमें चूक नहीं सकते हो, वेदर इट इज गेट, ठीक है, गेट्स के बारे में, मक्सेस के बारे में, और मक्सेस से हम कैसे अलग अलग सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, सर्किट डिजाइनिंग के बारे में, डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में, ट्रुथ टेबल क्या होता है, एक्साइटेशन टेबल क्या होता है, डिजिटल डिजाइन कैसे करते हैं, एक पूरा जो फ्लो है जो मैंने अभी आपको बताया, वो पूरा फ्लो आपको ऊपर पता होना चाहिए, ठीक है। FSM, फिर फाइनली आपको FSM के बारे में भी जानना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो ये सब चीजों के बारे में आप अच्छे से पढ़ो, डिजिटल डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये RTL इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद ये इतना भी किया ना तो बहुत इनफ है। बट अगर आप VLSI इंटरव्यू के लिए, कोई भी VLSI इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो यार आपको बस इसके अलावा जो ये आपका बेसिक नॉलेज के लिए जो RTL इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो आपको इंटरव्यू में एज अ फ्रेशर जो बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें पूछते हैं, एज अ VLSI नॉलेज ऑल ओवर, तो उसमें आपको एक एसिक डिजाइन फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको
आई थिंक VLSI इंजीनियरिंग के ही वीडियो में बताया था, वो पूरा एसिक डिजाइन फ्लो है। मतलब ये जो आप चिप डिजाइन करते हैं तो उसका फ्लो क्या है, तो वही फ्लो मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली। तो उस पे ऊपर और पढ़ो एसिक डिजाइन फ्लो क्या है, और STA क्या है, स्टैटिक टाइम एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, तो उसका भी ध्यान आपको रखना पड़ता है डिजाइन करते समय। तो STA के बारे में भी पूरा अच्छे से जानो। उसके बाद CMOS डिजाइन, ठीक है, कोई भी सर्किट का CMOS डिजाइन कैसे करते हैं वो भी अच्छे से जानना पड़ेगा आपको। तो डिजिटल CMOS डिजाइन जो सब्जेक्ट है वो भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आई डोंट नो अगर आपके बीटेक कोर्सेज में है, नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस में एमटेक में रहता है, बीटेक में भी रहते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, बट मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, आप बीटेक कर रहे हो एमटेक कर रहे हो, दैट डजंट मैटर, आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये, बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री। और ये एक आध एमटेक क्या है यार, बीटेक में एक आध सब्जेक्ट जोड़ दो तो एमटेक हो जाता है। एमटेक में ऐसा कुछ फाड़ू चीजें नहीं होती हैं। अगर आपने बीटेक अच्छे से किया है ना तो एक्चुअली तो एमटेक करने की जरूरत भी नहीं होती है। अगर आपने बीटेक बहुत अच्छे से किया है तो एमटेक तब करने की जरूरत है आपको रिसर्च में माइंड हो ये वो, बट यार बीटेक में हम अच्छे से पढ़ते नहीं है तो हमें एमटेक करने की जरूरत पड़ती है। बट खैर एवरीथिंग अपार्ट, तो ये हो गया। उसके बाद अगर आपके कॉलेज में VLSI एज अ ओपन इलेक्टिव है तो VLSI एज अ ओपन इलेक्टिव लो, बहुत सारे कॉलेज में नहीं है आई नो, बट इंटरनेट से मैं भी हूँ अब तो इंटरनेट पे, तुम मेरे से भी आप जानकारी ले सकते हो, मैं इसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, तो वो सब के बारे में आप जान के प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से प्रिपरेशन करो। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि कंपनीज कौन कौन सी काम करते हैं। तो यार बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज और बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनीज इस सेक्टर में काम कर रही हैं, जो RTL इंजीनियर्स को ढूंढ रही हैं। तो सबसे जो बड़ी कंपनी है वो इंटेल, नो डाउट। माइक्रो प्रोसेसर जो भी कंपनीज बनाती है उनको RTL इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, बेसिकली डिजिटल डिजाइन ही है। वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर आपको पता ही होगा, वो भी क्या है, डिजिटल डिजाइन ही है। मतलब ALUs वगैरह है इसमें, तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तो वो सब डिजिटल डिजाइन ही है, वो सब RTL कोडिंग से ही अभी होता है, उस समय तो नहीं होता था, अब RTL कोडिंग से ही होता है सब। तो इंटेल हो गया, क्वालकॉम हो गया, जितने भी ये सब प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज है, सैमसंग हो गया, ठीक है। उसके बाद और अलग कंपनीज में आ जाए तो सिनॉप्सिस हो गया, केडेंस हो गया, ये सब टूल वेंडर्स कंपनी है, बट ये भी अपने डिजिटल डिजाइनर्स रखती हैं अपने पास। तो सिनॉप्सिस, केडेंस ये हो गया। रैम्बस बहुत अच्छी कंपनी है VLSI के लिए, वो भी RTL में बहुत काम करते हैं। रैम्बस हो गया, NXP सेमीकंडक्टर्स एक कंपनी, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के बोर्ड्स आते हैं, और उसके बाद ऑन सेमीकंडक्टर्स भी हो गया। और जो हमारे एनालॉग के जो कंपनीज थे ना, जो मैं लास्ट वीडियोस में देखे थे, वो सब भी इसमें काम करते हैं। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, आपके मैक्सिम इंटीग्रेटेड, क्योंकि यार चिप बनाने के लिए आपको डिजिटल तो लगेगा ही ना, डिजिटल कहीं तो आप प्रोसेसिंग करोगे, कुछ तो करोगे, तो वो सब आजकल तो मिक्स सिग्नल है यार, कुछ भी प्योरली एनालॉग एंड प्योरली डिजिटल सर्किट चिप नहीं है, एनालॉग एंड डिजिटल का मिक्स है पूरा, तो मिक्स सिग्नल पे ज्यादा ध्यान है। तो यार वो कंपनीज भी इसमें काम करती हैं। तो यार कंपनीज तो बहुत सारे हैं, मैं नाम लेते जाऊंगा और ये वीडियो लंबा चलते जाएगा, ठीक है। तो आप यार ये कहीं भी नेट पे लॉन्ग लिस्ट ढूंढ सकते हो, विकिपीडिया पे भी ढूंढ सकते हो, बट ये उतना बड़ा इशू नहीं है। इशू है इसमें एंटर करना, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो इसके बाद आते हैं सैलरीज के बारे में। तो यार VLSI सेक्टर है, नीश सेक्टर है, तो यार सैलरी तो अच्छी मिलेगी। तो यार अगर आप ये सब बड़ी कंपनीज में जाते हो तो मिनिमम 8 लाख सैलरी तो रहती ही रहती है, 8 लाख टू 20 लाख तक भी जा सकती है। और उसके बाद स्टार्टअप्स अगर आप देख रहे हो तो स्टार्टअप्स में यार 3-3.5 लाख से ये चालू होते हैं, तो 3 से 6-7 लाख तक जाते हैं स्टार्टअप्स में भी, फ्रेशर्स के लिए। तो मैं फ्रेशर्स के लिए बता, एक्सपीरियंस लेवल का तो कोई लिमिट ही नहीं है। एक्सपीरियंस लेवल पे चले जाओ ना तो यार करोड़ों में भी सैलरी हो सकती है, उसका कोई, इट इज लिमिटलेस। आपके एक्सपीरियंस, आपके जॉब प्रोफाइल, आप अपनी कंपनी भी खोल सकते हो, फिर तुम मिलियंस बिलियंस डॉलर में आप कमा सकते हो, तो वो कोई लिमिट नहीं है। फ्रेशर्स के लिए मैं सारी सैलरीज बता रहा हूँ। उसके बाद यार आप क्या कर सकते हो, आप इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टली जॉब। तो इसमें एक गुड न्यूज ये है, 2 गुड न्यूज है। एक तो सबसे पहला कि एनालॉग डिजाइन में आपने देखा था कि कितना मुश्किल हो जाता है इंटर करना, ये वो, तो एनालॉग डिजाइन में इंजीनियर्स भी काफी कम है, काफी कम लोग काम करते हैं, इसलिए जो भी काम करते हैं वो बहुत क्वालिटी चाहिए उनमें। RTL इंजीनियर में क्या ना, भर भर के वैकेंसीज है, खास के इंडिया में भी
क्योंकि आरटीएल इंजीनियरिंग पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसके टूल्स इतने कॉस्टली नहीं है, प्रैक्टिस भी जल्दी कर लेते हैं। तो आरटीएल इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं। तो आरटीएल इंजीनियरिंग में एज कम्पेयर टू एनालॉग ज्यादा वैकेंसीज आपको मिलेंगी। और दूसरा जो गुड न्यूज ये है कि यार एनालॉग में आपने देखा था जो बड़ी कंपनीज है ना, वो तो मतलब मीडियम लेवल कॉलेजेस के बंदों को रिज्यूमे तक नहीं देखती हैं विदाउट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। बट आरटीएल इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप बड़ी कंपनीज को अप्लाई कर सकते हो, एटलीस्ट अप्रोच कर सकते हो। अगर आप थोड़े बहुत भी अच्छे कॉलेज से हो, मीडियम टू अपर लेवल जो कॉलेजेस आते हैं उनसे हो, मतलब अपने स्टेट के जो अच्छे 2-3 गवर्नमेंट कॉलेजेस से हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। और एटलीस्ट जॉब के लिए नहीं तो इंटर्नशिप के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हो यार। इन कंपनीज के इंटर्नशिप में जो स्टाइपेंड होते हैं ना, वो भी स्टार्टअप के सैलरी से ज्यादा ही होते हैं। तो आप इनके इंटर्नशिप में भी अप्लाई कर सकते हो, वो अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढो। और उसके बाद 1 साल बाद वो डिसॉल्व कर लेते हैं, तो वो बहुत बढ़िया। नहीं तो आपको कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी विद 1 year ऑफ एक्सपीरियंस। तो यार ये सब चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो 2 नाम है जो आपको खास के ध्यान रखने हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर आरटीएल इंजीनियरिंग। सबसे पहला जो नाम है वो है समीर पालनितकर सर का। तो यार ये ना वेरिलॉग ए के लिए मतलब एकदम सब कुछ है, A to Z करता धरता है स्टूडेंट्स के लिए। वैसे तो कोई भी लैंग्वेज आप देखो ना, तो कोई भी लैंग्वेज के लिए सबसे जो ऐसा बाइबल माना जाता है वो होता है LRM, लैंग्वेज रेफरेंस मैनुअल। जब वो लैंग्वेज बनती है उसी समय ये बनाया जाता है इसको लैंग्वेज रेफरेंस, वो 1000 पेज का है। बट यार वो इतना बोरिंग होता है ना, उसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होते, बस ये इसको ऐसे यूज करना है, उसको वैसे यूज करना है, ये दिया हुआ रहता है। ये जो समीर पालनितकर सर का बुक है ना वेरिलॉग के बारे में, वो यार बहुत ही अच्छा बुक है। और मतलब मुझे वर्ल्ड का तो नहीं पता, बट इंडिया में कोई भी कॉलेज में जाओ उनकी एक किताब रहेगी जो भी वेरिलॉग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यार वो बुक मस्ट है, आप खरीद ही लो, आज के आज ही खरीद लो, ठीक है, अगर आपको आरटीएल इंजीनियरिंग करना है। दूसरा सबसे बड़ा नाम है वो है जेम रैबे सर। ये यूसी बर्कले में पढ़ाते हैं और इनकी जो किताब है डिजिटल सीमोस डिजाइन की, सीमोस आईसी डिजाइन की, वो यार वर्ल्ड फेमस है, ठीक है, बहुत कॉपीज बिक चुकी हैं। तो यार इन्होंने पूरा जो डिजिटल सीमोस डिजाइन है कैसे करते हैं कि ट्रांजिस्टर लेवल पे जाके बताया है, क्या क्या ट्रेड ऑफ्स है इसमें, क्या क्या बारीकियां हैं इसकी, और आप पूरा जो फ्लो है वो बताया इन्होंने। इवन एसटीए के बारे में भी बताया, कॉम्बिनेशनल लॉजिक, सीक्वेंशियल लॉजिक और मेमोरी डिजाइन के सब जहां भी डिजिटल आया है ना, वो सब इन्होंने कवर किया है अपने बुक में। तो यार ये जेम रैबे सर ना, इनका भी एकदम ही, ये दोनों को ना एक तरह से ऐसा गुरु द्रोण मान के, दूर से एकलव्य बन के इनसे शिक्षा लो बस। तो यार मस्त वाले आरटीएल इंजीनियर बनोगे बिना अंगूठा काटे, ठीक है, ये ज्ञान दे रहे हैं बिना अंगूठा काटे। तो यार ये सब चीजें ध्यान रखो ना, तो मुझे नहीं लगता आपको इस सेक्टर में भी दिक्कत आने वाली है। बस यार मेहनत का ना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई दूसरा पाथ नहीं है। तुम मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, और आपको कोई भी और जानकारी चाहिए मेरे से तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और ये वीडियो कैसा लगा, आपके पास कोई इससे और अधिक जानकारी है तो वो भी शेयर करो, क्योंकि ये कमेंट्स और स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं हमारे। तो यार ऐसे ही वीडियोस देखते रहो, मेरे लाइक करते रहो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करो यार। इससे ज्यादा जानकारी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन देगा, कोई भी नहीं देगा, आई एम डैम श्योर, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।